हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी उज़ैफ़ा। वालेकुम। जी उज़ैफ़ा। सर मेरा क्वेश्चन था सर असाइनमेंट से रिलेटेड। सर वो जो 14 अप्रैल को सर आपने असाइनमेंट सबमिशन दी थी, हाँ जी, हाँ जी। सर उसमें सर जो फ्यूज लगे हैं सर उनकी कोऑर्डिनेशन के बारे में सर कुछ बता दें। सर उसमें कंफ्यूजन हो रही है कि सर उसको कोऑर्डिनेट किस तरह करेंगे फ्यूजेस को। फ्यूज़ेज़ की जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो रिले के साथ करनी है और वो सेम वोल्टेज लेवल पे हैं। यानी वो प्राइमरी सेकेंडरी तो नहीं ना बन रहा ट्रांसफार्मर का। यस सर। तो यानी अगर लो वोल्टेज लोड साइड पे अगर फॉल्ट आता है, जैसे 80 एम्पेयर पे फ्यूज़ लगा हुआ है, तो पहले फ्यूज़ को ब्लो करना चाहिए। यानी पहले फ्यूज़ का आर्किंग टाइम होगा, उसके बाद आगे फिर रिले का टाइम उसके साथ कोऑर्डिनेशन में आएगा। यानी रिले जो बैकअप रिले है लेट्स से, तो या जो जो सबसे पहली रिले है ना, उसका जो टाइम होगा वो होगा जो फ्यूज़ के साथ कोऑर्डिनेशन में आएगा। लेट्स से अगर आप 0.3 सेकंड कोऑर्डिनेशन ले रहे हैं, तो फर्स्ट फ्यूज़ का ऑपरेटिंग टाइम प्लस उस रिले का, फिर जो बैकअप रिले है वो भी उस अपने वाले फ्यूज़ को कोऑर्डिनेट करेगी, और वो ऑलरेडी कर रही होगी क्योंकि वो तो वैसे ही बैकअप में लगी हुई है। सर जो फ्यूज के लिए वो 150% लेते थे मैक्सिमम, वो फॉल्ट करंट का लेना है 150% टाइम देखने के लिए उसका। फ्यूज़ में फ्यूज़ में आपने डबल टाइम लेना है। 115% तो ट्रांसफार्मर के केस में होगा। मे बी अगर आप इस केस में बात कर रहे हो, ये वाली बात कर रहे हो जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, 150 150 हमने फ्यूज के केस में देखा हाँ। था 150। नहीं उसमें, हाँ आप 150% क्या, आप उसका ना जो ट्रिपिंग है या जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो उसका डबल ऑफ द लोड ले लो, क्योंकि ये इसके साथ इसको कंफ्यूज ना करो। ये ट्रांसफार्मर के केस में है, ये यस सर, यही ट्रांसफार्मर के कंफ्यूजन हो रहा प्राइमरी सेकेंडरी पे लगा है। वहाँ जो वोल्टेज लेवल मैंने दिया है ना, उसमें ट्रांसफार्मर नहीं है, वो सेम वोल्टेज लेवल है, एक रेडियल लाइन है। एक रेडियल लाइन है जिसके मेन में रिले लगी हुई है, और जो लेटरल्स हैं यानी जो उसकी टैपिंग्स हैं उसमें फ्यूज लगा हुआ है। तो उसको इसके साथ ना वो करें, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो प्रोटेक्शन विद फ्यूजेस है ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वो डिफरेंट है। वो सिनेरियो ट्रांसफार्मर का है। इसी तरह से यहाँ जो रिले लगी हुई है, अब उसकी जो सेटिंग है वो डिफरेंट है। ये जो रिले मेन रिले लगी हुई है, और जो रिले मैंने ई टैप में करवाई है, वो चूंकि थेवेनिन पे लगी हुई है, उसकी सेटिंग फ़र्क है। है। यस सर। इसकी सेटिंग फ़र्क है। ये वाली जो रिले है आपके सामने, इसकी सेटिंग फ़र्क है, उसकी सेटिंग। इसलिए जो लोकेशन है ना रिले की या फ्यूज़ की, वो मैटर करती है वो कहाँ पे है। आपका जो फ्यूज़ है वो लोड पे लगा हुआ है, आपने लोड का देखना है कि जी हमारा जो लोड है इसका इसके डबल पे मैंने ट्रिपिंग लेनी है, पिकअप लेना है फ्यूज़ का, या ट्रिपिंग लेनी है मैंने, तो वो उसके डबल पे ले लो। जैसे हमने यहाँ उसका मामला किया है, इसका अपना रिले का। यानी वो सिंपल ओवर करंट फ्यूज है, उसको आप सिंपल ओवर करंट प्रोटेक्शन जो 4th चैप्टर में आपने पढ़ा ना, उसके साथ आप उसको हाँ कंपेयर कर सकते हो, अगर कंपेयर करना है तो। ठीक है सर। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने कुछ ख़त्म की थी बात के, हमारा 69 to 110 केवी का ट्रांसफार्मर है, और जो सिटी की रेशो है वो 300 और 200 है। तो इसको मैं यहाँ पे ज़रा ड्रॉ करूँ। वो 0.25 एम्पेयर का जो पिकअप है ना, उसको मैं ज़रा थोड़ा दोबारा आपको वो बता देता हूँ। ये आपका मेन ट्रांसफार्मर है, 69 केवी टू 110 केवी, और एक सिटी यहाँ पर लगा हुआ है, एक सिटी यहाँ पर लगा हुआ है। सो दिस इज़ 300 रेशो 5, दिस इज़ 200 रेशो 5। और फिर यहाँ पे जो है, यानी हमारे पास इस तरह से है कि यानी जो रिले है, ये दो कॉइल्स हैं, और
ये उसका पिकअप कॉइल है, ये सारी रिले है आपके पास, दिस इज योर रिले। इसका जो ये वाला टैप है ये हमने लिया था 4.8 का, और इसका जो टैप है वो हमने लिया था आई गेस 5.4 का, और क्या था वो 4.5। 4.5 था, 4.5 था। सो दिस इज 4.5 जो टैप हमने लिया था। अब ये बात हो रही थी कि जो मिनिमम पिकअप है यहाँ पे वो हम रिले का जो लें, जो इसमें आईडी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो करंट आईडी फ्लो कर रहा है वो कैसे कर रहा है। तो आईडी जो है एक्चुअली दैट इज इक्वल टू IS1 माइनस IS2, यानी वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसमें इस तरह का है कि इस सिटी से करंट इस तरह से आ रहा है, दिस इज IS1, और इस सिटी में करंट जो है वो इस तरह से जा रहा है, एंड दिस इज IS1, दिस इज IS2। ये आईडी है आपके पास, ठीक है। तो आईडी जो है वो दोनों का डिफरेंस बन गया। अब हमने ये कहा कि लेट अस से कि मैं 69 kV साइड की बात कर रहा हूँ, यानी मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा मिनिमम पिकअप जो है वो 0.25 एम्पेयर है, ठीक है। तो मिनिमम पिकअप पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि 69 kV, यानी ये मेरा मिनिमम पिकअप है। पहले तो ये हम बात पता कर लेंगे, ये हमारा मिनिमम पिकअप ऑफ द रिले है। जो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके कोरेस्पॉन्डिंगली 69 kV साइड का करंट जो है ना वो क्या बनता है, ठीक है। व्हाट इज द करंट ऑन द 69 kV साइड, ये क्या बनता है, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो इसको इस तरह से हमने समझना है कि जो भी करंट ये ट्रिप कॉइल में फ्लो करता है, ये आपका ट्रिप कॉइल होता है। ट्रिप कॉइल, इसमें कुछ सर्टन करंट आएगा, जैसे हमने कहा 0.25 एम्पेयर, तो रिले ट्रिप सिग्नल देगी, ठीक है। तो 0.25 एम्पेयर जो है, इसका मतलब ये है कि वो इसका ट्रिप पॉइंट है। तो हम यूं हम कहते हैं, और जो IS1 इसमें फ्लो कर रहा है, यानी जो इसमें उस वक्त हम कंसीडर करते हैं कि जो IS1 है वो इस वक्त ये वाला जो है ना वो फ्लो कर रहा है 4.8, और IS2 जो है ना वो नहीं है, क्योंकि मैं 69 kV साइड की बात कर रहा हूँ। ये बात याद रखें कि जब IS1 एंड IS2 होंगे, दिस इम्प्लाइज दैट कि उस वक्त नो पिकअप। ये हमने एक्चुअली एक मेन पॉइंट को याद रखना। जब दोनों फ्लो कर रहे हैं IS1 और IS2, तो पिकअप नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी नॉर्मल कंडीशन है। तो जब करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो दोनों सिटीज के सेकेंडरी में करंट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी फॉल्टी कंडीशन नहीं। अब अगर यहाँ पर फॉल्ट आ जाता है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी शो किया है, तो IS2 होगा ही नहीं, IS2 हो जाएगा 0, बिकॉज यहाँ पर फॉल्ट जो आ गया, इस सिटी से पहले फॉल्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि अब होली IS1 ही फ्लो करेगा। सो लेट अस टेक इट, क्योंकि हम मिनिमम पिकअप की बात कर रहे हैं, सो वी कैन एज्यूम इट एज 4.8, ठीक है, क्योंकि इसी का ये टैप लिया था ना हमने, 4.8 का ही टैप। तो एक्चुअली बात ये हो रही है कि 0.25 जो है, ठीक है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ 4.8 एक्चुअली, यानी 4.8 का हम यूं कहेंगे कि कुछ परसेंट जो है ना वो यहाँ पर फ्लो करता है। यानी ट्रिप कॉइल जो है इसमें ये हमने पढ़ा था ना एक्चुअली कि आईडी जो है दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू K टाइम्स IR, ठीक है। और IR क्या है, वो IS1 प्लस IS2 होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं मिनिमम पिकअप की बात कर रहा हूँ, तो वो कुछ ना कुछ परसेंटेज है इसका, ठीक है, जो कि मेन कॉइल में रिले का जो रेस्ट्रेन कॉइल है, रेस्ट्रेन कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है, ये उसका जो है वो परसेंटेज है। अब मैं अगर इसको ओपन करूं तो ये क्या हो जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 जो है वो सिटी का रेटेड करंट है, मल्टीप्लाई बाय 4.8, ये बन जाता है एक्चुअली। इसको फिर हम होल मल्टीप्लाई कर देंगे सिटी की रेशो के साथ, तो वो यहाँ प्राइमरी पर बात आ जाएगी कि प्राइमरी का करंट क्या है।
वो आपका मिनिमम करंट होगा प्राइमरी का, जो कि रिले ने, जो कि हमारे पास आ रहा था यानी अगर हम इसको होल को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाता है 300/5 ये 60 बन जाता है। इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 14.4 एम्पेयर आ रहा था, यानी कम से कम करंट इतना प्राइमरी में होगा 14.4 एम्पेयर, तो रिले पिक करेगी। ठीक है, जो फॉल्ट करंट है एक्चुअली ये उसकी बात हो रही है, 14.4 एम्पेयर। सही है। तो ये एक्चुअली इसकी सिचुएशन है। देखें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जी मैं आपकी एक असेसमेंट लेता हूँ, उसके टोटल मार्क्स जो है ना वो है 60। एक असेसमेंट ली है या कोई भी नंबर ऑफ असेसमेंट्स या एक एक पेपर हुआ है, उसके टोटल मार्क्स 60 हैं, लेकिन उसकी जो वेटेज है ना वो मैं 30% लूँगा। अब इसका क्या मतलब है, ये परसेंट किसका है, ये 30%, एक तो 30% ऑफ 60 लूंगा मैं, ये मैंने आपको बता दी। अब ये 30% 100 में से है या 50 में से है, ये आप पूछ सकते हैं कि जी जो टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से कि 100 मार्क्स हैं टोटल, तो ये 100 का 30 बनता है, 100 का 30 है। तो मैं क्या करूंगा फिर 30/100 मल्टीप्लाई 60 ऐसे करूंगा। अगर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 50 होंगे तो 30/50 होगा ना, फिर मल्टीप्लाई 60। इसी तरीके के साथ हम चूंकि मिनिमम पिकअप की बात कर रहे हैं ना, तो हमने ये कहा कि 0.25 जो ये पहले याद रखिए, जो भी ट्रिप करंट होता है ना वो रेस्ट्रेंट करंट का कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है। ठीक है, तो जो इस वक्त है वो सिर्फ IS1 है, और ट्रिपिंग उसी सूरत में हो सकती है या IS1 फ्लो करे या IS2, दोनों कंडीशंस में हमारा कभी भी ट्रिप करंट नहीं होगा। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। if we have both IS1 and IS2 you cannot have any trip। इसका मतलब ये है कि या फॉल्ट बाहर है, क्योंकि अगर फॉल्ट बाहर आता है यहाँ पे तब भी दोनों में से करंट फ्लो करेगा, और उस वक्त भी रिले ट्रिप नहीं होगी क्योंकि वो तो इसके जोन में नहीं है। अगर फॉल्ट यहां होता है या यहां पर फॉल्ट होता है, उस सूरत में एक सिटी में से करंट जाएगा, दूसरे में से नहीं जाएगा, तो आपके पास जो परसेंट ऑफ दैट रेस्ट्रेंट करंट है ना वो एक अच्छी खासी बन जाएगी, जो कि उसको ट्रिप दे देगी। सही है, ये कंसेप्ट है एक्चुअली, ये बहुत अहम बात है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में। अगर बाहर फॉल्ट आता है उस सूरत में भी CT1 और CT2 दोनों में से करंट फ्लो कर रहा है। अब आपके पास IS1 भी है, IS2 भी है, इसका मतलब ये है कि अब आपका ट्रिप नहीं होगा। ठीक है, नो पिकअप, बिकॉज यू हैव IS1 एंड IS2। और हमने इन दोनों को इंतहाई करीब लाने की कोशिश की है। पूरा एग्जाम्पल इसी चीज पे है कि IS1 जो है उसको हम IS2 के बराबर ले जाएं, ताकि ये नियरली इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, व्हेन वी बोथ हैव IS1 IS2, हम इनको करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका जो डिफरेंस है वो नियरली इक्वल टू, और जब एक ही होगा या IS1 या IS2, उस कंडीशन में आपके पास उसका परसेंटेज बन जाएगा। अगर IS1 है वो 4.8 है तो उसका परसेंट बन जाएगा, अगर IS2 है तो 0.25% ऑफ 4.5 बन जाएगा। सही है, तो इस तरीके, और फिर परसेंट में अगर हम लिखेंगे तो वो हम फिर इस तरीके से बाय 5 इंटू 4.8 ये लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 60 तो फिर सिटी की रेशो। ये एक्चुअली इसका जो है ना एक और तरीके से अंडरस्टैंडिंग है जो आप कर सकते हो। तो जी ठीक है। यस अच्छा, मजीद वो ये एक सिर्फ ये जो लास्ट एक पॉइंट रह गया था वो ये वाला जो टर्शरी वाइंडिंग है, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स में मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी वाइंडिंग भी होती है। अब वो कहता है कि टर्शरी में तो चूंकि हमने सिटी को डिस्कस ही नहीं किया, हमने तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऊपर डिस्कस किया है जिसका एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। तो टर्शरी में चूंकि अब सिटी नहीं है, लेकिन टर्शरी का जो पार्ट है ना वो हम एज अ लोड करंट ले आएंगे, और पिकअप हमारी थोड़ी सी फिर जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी अबव दैट करंट। ठीक है, कि सिटी जो टर्शरी का जो लोड रेटेड जो लोड करंट है, ठीक है, वो कहता है कि इफ एज वी हैव नो सिटी इन दैट मेन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो टर्शरी की वाइंडिंग है, we would find the contribution to the differential current from its rated load current। ठीक है, कि जो टर्शरी पे जो लोड लगा हुआ है, रेटेड लोड जो लगता है,
उसके ऊपर हम जो है ना वो डिफरेंशियल करंट को फिर सेट कर लेंगे, एज इट वुड नॉट बी अवेलेबल टू द रिले, क्योंकि वो रिले को अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि रिले हमने मेन, प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि आपका जो सिटी है, आपका जो सिटी है वो लगा ही प्राइमरी पे है और सेकेंडरी पे लगा हुआ है। अगर टर्शरी है तो उसमें चूंकि अब सिटी नहीं आ रहा, तो इस वजह से फिर हम उसका रेटेड लोड करंट जो भी आता है ना, उस अपनी अपनी पिकअप को हम उस करंट को भी एडजस्ट करके सेट कर लेंगे। ठीक है, ये उसने एक बहरहाल यहाँ पे चूंकि इसकी टर्शरी वाइंडिंग तो उसने ली नहीं है, लेकिन उसने एक हिसाब से आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी है कि पिकअप सेटिंग अबव दैट करंट आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है साथ ही इसके हम, ये था सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, अभी जो हमने पढ़ा है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अगर आपके पास जो प्रैक्टिकली केस है वो होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज में जो हमारे पास मसला आता है वो आता है ट्रांसफार्मर की कन्फिग्रेशन का। अच्छा वो क्या है, वो प्रॉब्लम इस तरह से आता है कि चूंकि अक्सर ऐसे ही होता है कि जो हम ग्रिड ट्रांसफार्मर्स की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी आपकी जैसे डेल्टा में है और सेकेंडरी आपकी वाई में है। इस तरीके के साथ इनके जो लाइन करंट्स हैं उसमें 30 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। ठीक है, जो आप यूं कह लो कि जो आई जो लाइन करंट है डेल्टा साइड का और जो वाई साइड का, उसमें 30 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। ठीक है, और या मतलब आई वाई जो है, आई एल जो वाई है वो लैग कर रहा होता है आई एल डी से, डेल्टा वाला जो है। ठीक है, और या वो लीड कर रहा होता है, दोनों कंडीशंस होती हैं आपके पास। ठीक है, आई लाइन वाई और आई लाइन डेल्टा लैगिंग 30 डिग्री। ठीक है, इसको आप जनरली बोलते हो D11, इसको आप बोलते हो D1। ये क्लॉक का हिसाब है, जैसे यहाँ अगर हम क्लॉक में देखें तो ये 12 है, ये 1 है और ये 11 है। ठीक है, क्लॉक तो 1 जो है वो चूंकि आगे है, 11 पीछे है, तो इसीलिए जब वो लैग कर रहा होता है ना उसको हम D11 बोल देते हैं, कि बार बार ये कहना कि लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, वो सिंपली उसको D11 बोल देते हैं। और अगर वो लीड कर रहा है तो उसको हम D1 बोल देते हैं। ठीक है, ये टर्म्स पता होनी चाहिए एक्चुअली फील्ड में, अगर कहीं लिखी हो नेम प्लेट पे D11 D1 तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, D11 और D1। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि बेशक मैग्नीट्यूड सेम हो करंट्स की, लेट्स से, यानी अगर आपके पास वैसे तो सेम नहीं होता, मगर मैग्नीट्यूड जो आपका फेजर डिफरेंस है ना वो यानी शॉर्टली आई डी क्रिएट कर देगा। आई डी विल हैव सम वैल्यू, ID will have some value due to this phase shift of 30 degree between the delta current and the Y current। और नॉर्मल कंडीशन में अगर आपके पास ID क्रिएट हो जाता है, इसका मतलब यह कि रिले तो पिकअप दे देगी। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो आपकी डेल्टा साइड है वहाँ पे आप सिटी को Y में लगा दें, और जो आपकी Y साइड है वहाँ पे आप सिटी को डेल्टा में लगा दें, तो वो इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से जो मेन ट्रांसफार्मर जो है उसकी जो डेल्टा साइड है वहां पर सिटी आप वाई में लगा दें, जो वाई साइड है वहां पर सिटी आप डेल्टा में लगा दें, तो ये आपका जो फेज शिफ्ट वाला प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगा। ठीक है, फिर फेज शिफ्ट की वजह से आपका जो है वो आईडी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो है ना वो बात है। तो इसको एक और मैं दफ़ा मैं ज़रा बता दूं कि जब तो आपके पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है ना, जब तक आपके पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो आप आईडी यानी जो पिकअप करंट है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हो करंट की, क्योंकि करंट एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी है। करंट हो गया, वोल्टेज हो गया और इम्पीडेंस, दे आर द कम्प्लेक्स क्वांटिटीज, मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी है और इनका फेजर भी है। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जो पिकअप है उसमें सिर्फ
आपको मैग्नीट्यूड से कंसर्न होता है, मगर जब आप 3 फेज ट्रांसफार्मर में डील करते हो तो ये फेजर पार्ट जो है ना 30 डिग्री का बिटवीन डेल्टा एंड वाई, उसको आपको हल करना है, जिसके लिए आपको सिटीज को वाई में लगाना पड़ेगा डेल्टा साइड पे, और वाई पे डेल्टा लगाना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि उसने इसको कैसे लगाया हुआ। ठीक है, ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है 8.4 के, कहता है जी जो भी एक्सप्लेनेशन है इससे हमें बेस्ट हो जाएगी। तो 500 MVA का ट्रांसफार्मर है, जो कि बहुत ही ह्यूज ट्रांसफार्मर है, और वोल्टेज भी ह्यूज ही है, जारी बात है कि 34.5 डेल्टा से 500 kV वो ले रहा है। वाई साइड जो है आपकी, यानी सेकेंडरी जो है वो वाई में है। अब यहाँ पर सिटीज जो है वो डेल्टा में लगे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, और जो प्राइमरी साइड है वहाँ पे आपके पास जो है वो डेल्टा में है, तो वहाँ पे सिटीज जो हैं वो आपके वाई में लगे हैं। देखो ये कॉमन कनेक्शन है इनका, यानी ये डॉटेड एंड जो है वो सब कंबाइंड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कनेक्शन है। ये डेल्टा का मैं एक दफ़ा और बता दूं, एक्चुअली ये इसलिए होता है, फेज शिफ्ट बन जाता है। डेल्टा बनाने के भी दो तरीके हैं ना एक्चुअली। तो यानी एक तो ये है, ठीक है, एक ये है, एक जो है वो लैग और लीड क्यों कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है एक्चुअली, ये बात है। ठीक है, और एक ये वाला है। ठीक है, इस तरह से। तो ये वजह है कि आपका वो जो लैग और लीड बनता है ना वाई के साथ, तो वो मे भी, अब आपने इस तरह का अगर डेल्टा बनाया तो वो लैग कर रहा होगा या लीड कर रहा होगा, वो ये एक्चुअली वजह बनती है। सही है, तो ठीक है, ये सिचुएशन है। अच्छा, इसमें एक और भी बात जरा नोट कर लें। ये मैंने वाई बनाया, ये वाई है, जो तो वाइंडिंग करंट्स होते हैं ना, ये वाइंडिंग करंट है, आई वाइंडिंग वाई। और इसी तरह यहाँ पर ये वाला, इसको मैं कहूँगा आई वाइंडिंग डेल्टा। ये आपस में इन फेज ही होते हैं, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात याद रखें। ये आपस में इन फेज ही होते हैं। प्रॉब्लम वहां पर आता है जब आप यहां से सर्किट आउट लेते हो। ठीक है, ये आपके पास जो है, यानी डेल्टा में ये वाला जो करंट होता है, जो वाइंडिंग का करंट है, ये कहलाता है फेज करंट, यानी ये एक फेज में फ्लो कर रहा है ना। मगर जब आप डेल्टा से आउट लेते हो ना, तो ये वाला जो करंट है ये आपके पास कहलाता है लाइन करंट, ये लाइन करंट बन जाता है। और वाई में चक्कर ये है कि वाई में ये वाला, ठीक है, वाइंडिंग में एक फेज में फ्लो कर रहा है, ये आपके पास फेज करंट है। ठीक है, ये फेज करंट है। जब आप इसका आउट लोगे ये तब भी फेज ही रहता है। सही, यानी फेज इक्वल टू लाइन, ये बराबर होते हैं आपस में। क्योंकि जो है यहाँ पर आपके पास इसकी कन्फिग्रेशन इस तरह की है कि ये वाला जो फेज है वो अभी भी किसी भी दूसरे फेज के साथ मिक्स होके नहीं आ रहा, जबकि डेल्टा में ऐसा नहीं है। ये वाली वाइंडिंग इस वाली वाइंडिंग के साथ अब मिक्स होकर आ रही है, ये वाली इसके साथ और ये वाली इस तरह से कनेक्शन बन रहा है। तो इसीलिए वहां पर डिफरेंस आ जाता है वाइंडिंग करंट और लाइन करंट का। जो वाइंडिंग करंट है वो फेज करंट कहलाता है, और जो लाइन करंट है वो लाइन है, वो एक्चुअली दो वाइंडिंग्स का मिक्सचर आप यूं कह लें। तो इसीलिए इसमें √3 वाला जो कम्बिनेशन है फेज और वो लाइन वाला, वो आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो बात है ना वो ये है कि ये और ये इसमें 30 डिग्री है, ये मैं बात बताने लगा था। यानी डेल्टा में जो लाइन करंट है और जो वाई का जो लाइन करंट है उनमें 30 डिग्री बनता है, ये बात आपने याद रखनी है एक्चुअली। और जो वाइंडिंग करंट्स है ना वो इन फेज ही रहते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लू है, इसी तरह से ये भी रेड है। अब ये वाला करंट तो ये रेड में ही फ्लो कर रहा है ना, ये भी रेड में ही फ्लो कर रहा है, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इन फेज है, फेज एंगल 0। मगर जैसे ही ये लाइन की कम, अब हमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी है जी डेल्टा साइड, और ये आपकी वाई साइड है, ये ट्रांसफार्मर है। अब जो सिटी लगता है, सिटी जो है वो आपका लगता है लाइन में,
सिटी जो है वो लाइन बाइंडिंग में तो नहीं लगता, बाइंडिंग तो ट्रांसफार्मर के अंदर है, टैंक के अंदर है। सिटी जो होता है वो लाइन में लग रहा होता है, जिसकी वजह से ये 30 डिग्री का शिफ्ट आ जाता है। ये प्रॉब्लम बन रहा है एक्चुअली, सही है ना। यानी सिटी जो है वो बाइंडिंग में तो नहीं लगेगा, सिटी ने तो लाइन में लगना है, जिसकी वजह से 30 डिग्री का शिफ्ट आ जाता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, अब आपको मजीद इसमें समझ आ जाएगी, एक्चुअली यही बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो उसका प्राइमरी है वो डेल्टा में है, और ये सिटीज सारे वाई में लगे हुए हैं। जो उसका सेकेंडरी है वो वाई में है, मेन ट्रांसफार्मर का, और सारे सिटीज सेकेंडरी डेल्टा में लगे हुए हैं। अब इसको हमने हल करना है। हल हमने ऐसे ही करना है कि पहले हम मेन अपना करंट निकाल लेते हैं वाई की साइड पे और डेल्टा की साइड पे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे तो ये शॉर्टली हमारा हल हो जाएगा। हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने जो ये एक नोवल सोल्यूशन निकाला है कि डेल्टा की साइड पे वाई में सिटीज लगा दो और वाई की साइड में डेल्टा में सिटीज लगा दो। इससे हमने ये शो करना है कि अब जो ट्रिप करंट है वो नहीं बन रहा, ठीक है, और जो रेस्ट्रेंट करंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब हैं, और वो ट्रिप करंट नहीं बना रहे। ये शो करना है हमने, यानी मकसद क्या है इस एग्जांपल का, वो ये शो करना है कि ये जो हमारा एक नोवल सॉल्यूशन है वाई डेल्टा से ट्रांसफॉर्मेशन का, उससे ट्रिप करंट नहीं जनरेट हो रहा, और अगर हो रहा है तो इंतहाई मिनिमम है जो पिकअप नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। और जो दोनों साइड के जो रेस्ट्रेंट करंट्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, एक्चुअली यही चीज़ है जो हमने शो करनी है। तो इसको जारी बात है, स्टार्ट करने के लिए वो पहले मेन करंट निकालेगा ट्रांसफार्मर का, प्राइमरी करंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वाई की साइड पे वो कह रहा है, अगर हम वाई की साइड पे बात करें तो वहाँ 500 केवी है, द 3 फेज करंट्स ऑन द वाई साइड। वाई की साइड पे हमारे पास फेज करंट्स आ रहे होंगे, ठीक है, ये फेज करंट्स हैं। निकालेंगे उसको हम 3 फेज के फार्मूले से ही, मगर एक्चुअली ये मैंने आपको जैसे बताया लाइन और फेज बराबर होता है, तो इसको हम फेज कंसीडर करेंगे। तो फार्मूला वही है 500 MVA बाय रूट 3 इंटू 500 KV। तो ये आपके पास करंट आ गया, ये इसको कार्टीसियन में लिख रहा है। उसी तरह से अब आपको IB और IC निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों फेजेस का करंट सेम ही रहता है। मगर ये जो आपको नज़र आ रहा है -288.67 और -J500 या +J500, तो ये एक्चुअली कार्टीजियन में लिखने का तरीका है। आप इसका पोलर बनाओगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप इसका IB का, अगर आप IA का पोलर बनाओगे तो वो तो यही बन जाएगा ना कि 577.35 एंगल 0 डिग्री, सही। अगर आप IB का पोलर बनाओगे तो उसकी मैग्नीट्यूड भी 577.35 ही निकलेगी, और उसका एंगल जो है वो मे बी आपके पास जो है 270 आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो जी सर यही आ रही है। हाँ 120 डिग्री उसने फेज शिफ्ट में रहना है ना, 120 डिग्री फेज शिफ्ट में रहना है। और वैसे भी अगर आप जरा गौर करो तो आप इन दोनों को जमा करो ना अगर, तो ये मैग्नीट्यूड में सब बराबर ही आ रहा होगा, यानी 288.67 प्लस 288.67, तो ये 577.35 ही बन जाता है, ठीक है। और -J500 प्लस J500 तो ये जीरो ही आ रहा है, यानी मैग्नीट्यूड बराबर है तीनों फेजेस का। यहाँ जो शो किया हुआ है वो सिर्फ कार्टीजियन में शो किया है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं, मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका कोई और तरीका है निकालने का। दिस इज नथिंग बट जस्ट अ कार्टीजियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ IB। क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 577.35 को, यानी अगर मैं इसको पोलर में लिखता हूँ तो IA जो है दैट वुड बी 577.35 एंगल 0 डिग्री। अगर मैं IB को लिखता हूँ तो आप वो जो कार्टीजियन में आपके सामने वैल्यू है उसको आप पोलर में कन्वर्ट करके मुझे बता दें वो क्या बनता है। सर IB की आ रही है हमारे पास 577.35। एंगल क्या बन रहा है? सर एंगल आ रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक है। जी सर। और IC क्या है? सर IC की वैल्यू सर मुझे देखी नहीं है वो जरा। अच्छा हाँ देख लो, मैं शेयर करता हूँ दोबारा। जी ये IC है।
सर मैग्नीट्यूड तो उसकी सेम ही होगी ना? जी जी, और सर एंगल क्या एंगल बनेगा? एंगल में चेंजिंग आएगी, वो मैं हाँ, बताता हूँ। तो ये आ रहा है 577.35, ठीक है, एंगल में कुछ आ रहा है। अच्छा, ये वाला अब इसको अगर हम प्लॉट करें ना, तो ये आपके पास बनता है IA, ठीक है, और ये क्वाड्रेंट सर बन जाता है। अब -60 ये हैं -60 आ रहा है सर। -60। अच्छा, अब ये है कि आप ये थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये वाला जो 60 डिग्री है ना, ये एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। उसकी रीज़न क्या है? दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपने IB में साइन नोट करने हैं और फिर आपने एंगल को प्लॉट करना है, तो वो सही प्लॉटिंग होगी, वरना हम सही प्लॉट नहीं कर रहे होंगे। तो IB में आप देखो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। थर्ड इसी कोऑर्डिनेट तरह सर। से जो IC है उसमें x नेगेटिव है और y जो है वो क्या है? पॉजिटिव है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सही है ना? x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से जो 60 डिग्री है वो एक्चुअली ये बनता है आपका, यानी ये 30 होगा और ये वाला जो है ये आपका 60 डिग्री है। ये आपका बन गया IB, ये आपका I है, ये आपका IB, और जो IC है आपका वो आपका आ रहा है -60, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। तो वो आपका ये बन जाता है। नाइनटी 60 और यार ये वाला एंगल क्या आ रहा है? ये एंगल दोबारा बताएं जरा। सर -60 आ रहा है, क्योंकि सर दोनों की ठीक है, वैल्यू सेम है, ठीक है, IB और ठीक है। IC की, जस्ट साइन का हाँ चेंज है। हाँ हाँ, तो 180 -60 हो जाएगा, तो वो 120 बन जाता है ना। एक्चुअली 180 में से अगर हम देखें तो वो यहाँ पर ही बनता है, ठीक है। तो ये 120। जी जी, वो ये जी जी बिल्कुल, वो माइनस यही रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली। सर तो मैं ये कर रहा आपका था तो 120 आ रहा है आंसर, और -120। क्या कह रहे हैं? सॉरी, सर मैं कह रहा हूँ मैं सॉल्व कर रहा था तो आंसर 120 आ रहा है। 120 आ रहा है। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो ये है बात कि अगर आप इसका एंगल tan से निकालोगे ना तो वो ठीक आता है, और उसमें ये होता है कि आपने y/x करना है और साइंस को आपने नहीं लिखना, तो वो एंगल आपका ठीक आता है। फिर उसको आप जो है क्वाड्रेंट में से माइनस करते हो। तो ये बहरहाल जो ये बता 560 आ रहा अपना, है। हाँ, जो 560। मूवी बता रहे हैं ना, ये ठीक है, ये एक्चुअली ठीक है, यही यस एंगल। सर। अच्छा, इसमें ये है कि अगर मैं इसको इस तरीके से लूँ, इसकी रोटेशन जो है, सो ये आपके पास फेज सीक्वेंस बन जाता है A, B और C का। ये आपके पास फेज सीक्वेंस है, तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली। इसी को अगर आप खोल कर लिख लें तो वहाँ पर लिखा हुआ, बस मैं ये बता रहा था एक्चुअली, ठीक है। प्लॉटिंग में आपने साइंस का ख्याल रखना है। IB में चूंकि दोनों x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो इसीलिए ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास x नेगेटिव है, x नेगेटिव है और y जो है वो क्या है? पॉजिटिव है, तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट जो है ना वो बन जाता है, तो ये यहाँ पर बनेगा। सही है, तो वो -60 जो है वो एक्चुअली 180 से फिर हम उसको माइनस करके लिखेंगे, तो वो 120 पे ये बन जाता है आपके पास, और ये आपस में इनका 120 बन जाता है। सही हो गया जी। तो ये आपके पास आ गए y के एंगल, y के करंट्स आ गए। इसी तरीके से अगर हम डेल्टा साइड पे देखें, अगर हम डेल्टा की साइड पे देखें तो वहाँ पे 34.5 kV है, और अब उसने e रेस्ट टू द पावर J30 भी लिखा हुआ है। हाँ जी अमाद, सर ये IB IC की वैल्यू आई कैसे है ये? कौन सी?
सर ये -288.67 ये मैं -j500। यही मैं बता रहा हूँ कि उस पोलर को अगर आप दोबारा कार्टेशियन में करोगे तो यही वाली वैल्यू बन जाएगी ना, क्योंकि मुइज ने अभी इसी वैल्यू से ही मुझे पोलर लिखवाया ना वहां पे। वो जो IB और IC की जो वैल्यू है ना वो कार्टेशियन में लिखी हुई है, उसको अगर आप पोलर में बनाओगे तो वो ये वाली वैल्यू बन जाती है ना। तो इसी वैल्यू को जो यहाँ आपके सामने अब लिखी हुई है, इसको अगर आप कार्टेशियन में करोगे तो वो वाली वैल्यू बन जाएगी। ये पोलर टू सर वो तो ठीक है, लेकिन उसमें पोलर में कैसे आएगी यार? पोलर में कार्टेशियन टू कार्टेशियन पोलर, में। हाँ वो कैलकुलेटर से कर लो, कार्टेशियन टू पोलर कर लो। ठीक है सर। ठीक है, ये सिंपल का अपना कैलकुलेटर से कन्वर्जन आप कर लेना, उसमें लिख के कम्प्लेक्स में जाके, तो ये वो आपका पोलर वाला बन जाएगा। अच्छा, जो डेल्टा की साइड है उसमें उसने इसको 30 डिग्री लिखा है, ये देखो। बाकी सारा फार्मूला सेम है, मगर उसने इसको साथ में J30 जो है वो लिखा हुआ है। तो इसमें यानी इसका मकसद यही है बताने का कि जो इसका जो 30 डिग्री ये आपके पास जो है वो प्लस में है, जो है लीड कर रहा है, यानी कि तो इसको आप यूं समझ सकते हो कि ये डेल्टा का करंट है जो आ रहा है, आई डेल्टा, और ये आपके पास आ रहा है आई वाई, और ये बन रहा है 30 डिग्री। अब अगर आप इसका एक्स और वाई बनाओगे ना तो ये आई डेल्टा एक्स बन जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, आई डेल्टा वाई। वाई मतलब जो उसका जे पार्ट है एक्चुअली, इस तरह से है। क्यों नहीं समझ आई बात? ठीक है, आई डेल्टा जो है ये आप कैसे निकालोगे, आई वाई जो है ना ये उसके लिए रेफरेंस है, ये वाला, ये रेफरेंस है। ये जब हम निकाल लेंगे ना तो मैं फिर आपको इसके ऊपर ही, यानी इसी वाई के ऊपर ही हम प्लॉट करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो अब हम इसको देखते हैं, वो जो उसने वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है। वो एक्चुअली उसने टोटल वैल्यू नहीं लिखी, टोटल वैल्यू आप मुझे बताओगे, इसको कैलकुलेट करो ना तो वो टोटल वैल्यू निकालो, क्योंकि ये उसने J30 के साथ वैल्यू लिखी हुई है, ये नोट कर लें पहले सारे। यानी ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है ये इसने थोड़ा डायरेक्ट काम किया हुआ है, ये वाली वैल्यू इसने J30 के साथ लिखी है। आप मुझे पहले ये मैग्नीट्यूड बताएंगे, ये वाली, ये बताएं क्या आ रही है। जी सर 8367। हाँ, एक सेकंड, जी जनाब। तो ये आपके पास आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं 8367.39। 67.39। आगे ब्रैकेट में हम लिखेंगे कॉज ऑफ 30 डिग्री प्लस जे साइन ऑफ 30 डिग्री, ऐसे लिखेंगे हम। और उस बुक ने ये वाला आंसर लिखा हुआ है। अब आप इसको बताओ क्या आता है, कॉस 30 निकालो, इससे मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। वो बुक में वो लिखा हुआ है। जस्ट कोस 30 सर। हाँ जी, कॉस 30 निकाल के उसको आपने 830 इससे मल्टीप्लाई करना है ना। 7246। हाँ, जी सर यही आ रहा 7246। है। ठीक है, ये आपका रियल पार्ट बन गया प्लस जे, और ये आपका इमेजिनरी जो भी वो बन जाएगा 4 कुछ बनता है, वो इसका हाफ ही, वो साइन 30.5 होता है ना, तो इसका हाफ हो जाएगा। अपना क्या बन जाएगा, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 3s are 6, 6 are 12, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 9, ये बन जाएगा 4183.69, ये बन जाएगा। जी सर ये बन रहा है। ये बन रहा है ना, हाँ बस ठीक है। वो साइन 30.5 बनता है ना, हाफ है ना, तो वो इसका हाफ हो जाएगा। तो ये यही वो चीज़ है ना जो यहाँ पे है, ये मैंने अभी आपके सामने लिखी ना, ये देखो ना, ये डेल्टा जो है ना वो वाई से फेस शिफ्ट में है ना 30 में, यानी तो इसका जाहिर बात है फिर एक एक्स और एक वाई बन जाएगा, वो ये एक्स और वाई बन रहा है। अब इसका जो ये एक्स और जो वाई बना है ना, इसको भी वो अलग फेजेस के लिए, ये एक फेज का होगा
फिर अगला जो उसका बनेगा ना वो उसको अलग लिखेगा। ये इसका जो है ना वो लाइन करंट है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये इसका लाइन करंट है। अब मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन बताता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये आपके पास y का आई ए आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ आई ए वाई, और ये आपके पास आ रहा था जनाब आई बी वाई, और ये आपके पास आ रहा था आई सी वाई, और ये आपके पास आ रहा है ये वाला, ये आपके पास आ रहा है आई ए डी, ऐसे बुक में लिखा हुआ है उसमें। अभी जो आपने मुझे बताया ना, अभी जो आपने मुझे बताया है जी सर। हाँ, अगर आप जो आई ए डी जो उसने लिखा है ना, अभी जो आपने मुझे बताई थी ना वैल्यू अपना 8 क्या था 7 2 जी सर। 8372.69, सर जी सर यही थी हाँ सर। 8372.69 एंगल 30 डिग्री, ये वो एंगल 30 डिग्री है, ये वाला, ये एंगल 30 डिग्री है, ये इसका है, ठीक है। तो अगला जो अब आई बी डी बनना, ये आई ए डी है, अब आई जो बी डी बनना है वो इससे 120 पे होगा, ये ऑलरेडी 30 पे है, तो अब इसका जो 120 है वो यहाँ पे 150 के करीब आ रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके के साथ। क्यों नहीं समझ आई? ये आपके पास बन जाएगा IBD। नहीं, ये जो है ना अपना 30 और टोटल 60, और हाँ ये बन जाएगा ICD एक्चुअली, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो तो सेम ही रहना ना, तो IBD जो है ना वो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पे ये आपके पास बन जाएगा IBD, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा तो उसमें ये पहले 30 फेज शिफ्ट यानी अहेड, पहले मेरे पास डेल्टा आ रहा होगा फिर वाई आ रहा होगा, यानी ओवरऑल सिचुएशन मेरे पास यही रहनी चाहिए कि ये मेरे पास डेल्टा का करंट है और ये मेरे पास वाई का। ऐसी सिचुएशन में ये फेजर्स रहने चाहिए, जैसे IAD इज लीडिंग IAY, ICD इज लीडिंग, अगर ऐसे घुमाना है आपने, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं फेजर, समझ आई? यानी यहाँ पर अगर एक ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जर्वर है, उसको पहले डेल्टा का C नजर आ रहा है, फिर C Y का नजर आ रहा है। अगर यहाँ ऑब्जर्वर है तो उसको ऐसे रोटेशन ऐसे ही होगी एंटी क्लॉकवाइज, उसको पहले फेज A का डेल्टा नजर आ रहा है, फिर फेज A का Y नजर आ रहा है, सही। इसी तरह अगर ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे है तो उसको पहले B का डेल्टा नजर आ रहा है, फिर B का Y नजर आ रहा है, इस तरीके से होगा। क्यों समझ आ रही बात की? ये है एक्चुअली। तो ये चीज जो है ना वो क्रिएट करती है अपना पिकअप करंट। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे हर फेज में सीटी लगाना है, मुझे इधर भी 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 सीटी लगा देना है, यहाँ भी सीटी लगाना है और यहाँ भी सीटी लगाना है। बस फर्क ये है कि जो सिटीज आपके पास डी में लगे हुए हैं उनको वाई में कर लो, ठीक है। सिटीज इन डी, उनको जो कंबाइन करना है आपने वो वाई में कर लेना है। सिटीज इन वाई, उनको आपने डी में कर लेना, ठीक है। तो फिर जो फाइनल आपके पास जो आई रेस्ट्रेंट जा रहा होगा वो नियरली इक्वल टू 0 होगा, या वो बहुत कम होना चाहिए। इस तरीके से पिकअप नहीं बनेगी, फिर आपके पास कम से कम डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है। ये बात है, हम हर फेज में सीटी लगाते हैं, ये एक्चुअली चीज है, हर फेज में सीटी लगता है। यही आपने फील्ड में भी देखा होगा, हर फेज में सीटी लगाया होता है उन्होंने, वो लगाना पड़ता है ना। तो कहाँ गया, हाँ ये था। तो इसी तरह से ये IBD उसने लिख लिया और ICD आपके पास आ जाता है। तो इसकी इतनी वो ना करें फिक्र, बरल ये इसने सिर्फ इसका कार्टेशियन फॉर्म ही लिखा होगा, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो वो कहता है कि अब हमने सिटी की रेशो सिलेक्ट करनी है। तो सिटी की रेशो जो है वो सबसे पहले हम डेल्टा की साइड पे सिलेक्ट करेंगे, और डेल्टा की साइड पे जो आपके पास करंट है, अभी आपने मुझे जैसे बताया 8367.39 आ रहा है, ये पता नहीं 39 है या 69 है, बहरहाल मेन करंट ये 8367 ही है। तो वो ये कहता है कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि जब डेल्टा है ना मेन ट्रांसफार्मर में, जब मेन ट्रांसफार्मर का डेल्टा है तो लाइन करंट है, और लाइन करंट फेज करंट से ज्यादा होता है जो कि वाई की साइड है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि सिटी जो हैं जो कि आपके ये डेल्टा में लगे हुए हैं वो 5 एम्पेयर से कम करंट दें, ये हम चाहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर वो बता रहा है कि बहरहाल 8367 यानी वो 8500 रेशो 5 भी सिलेक्ट कर सकता था। 8367 करंट आ रहा है ना, तो वो नियरली जो रेशो थी बनती उसकी वो 85 बनती थी, मगर वो 9000 रेशो 5 ले रहा है, वो जानबूझ कर ले रहा है। वो कहता है मैं चाहता हूं कि जो करंट है ना वो लेस देन 5 एम्पेयर आए। उसकी रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी साइड आपकी डेल्टा में है और डेल्टा में लाइन करंट होता है, और सेकेंडरी आपकी वाई में है। ठीक है, तो मकसद बताने का ये है कि अगर आपने दोनों सिटीज, एक जो डेल्टा में और एक वाई में लगे होंगे, उनका मिसमैच कम करना है, तो जो डेल्टा में सिटीज लगे हुए हैं मेन ट्रांसफार्मर के डेल्टा में, उनका आपको करंट 5 से कम लेना होगा। ये बात है एक्चुअली। सो इसीलिए जो आपकी मेन ट्रांसफार्मर की डेल्टा साइड है वहां पर उसने इस करंट से काफी बड़ी रेशो ली है, 8367 से काफी बड़ी रेशो ली है। याद रखें सिटी की रेशो हम मैग्नीट्यूड पे ही लेते हैं, यानी जो आपने यहाँ ऊपर मैग्नीट्यूड निकाला ना प्राइमरी साइड का, ये प्राइमरी साइड है ना डेल्टा की साइड, ये वाली जो 8367 ये वाली जो साइड है, ये वाली, इसका जो भी मैग्नीट्यूड निकला है सिटी की रेशो मैग्नीट्यूड पे लेनी है। ये तो आगे सिटीज का कनेक्शन है जो उसको डेल्टा या वाई में बना देगा। ठीक हो गया, तो ये 9000 रेशो 5 आ गया। वो कहता है कि इस तरीके के साथ आपके पास करंट जो है वो 4.65 एम्पियर मान रहा है। देखो 5 एम्पियर से कम है, यानी जब नॉमिनल करंट आ रहा है, रेटेड करंट आ रहा है, तो आपको जो सेकेंडरी साइड पे सिटी की जो करंट मिल रहा है वो 4.65 एम्पियर मिल रहा है। नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड दैट दिस इज द लाइन करंट, क्योंकि ये कहां से आया है, ये आपके पास आ रहा है अपना डेल्टा से, ये डेल्टा वाली साइड है, ये लाइन करंट है। अच्छा, अब वो कहता है द सिटीज ऑन द वाई साइड ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर आर गोइंग टू बी कनेक्टेड इन डेल्टा, यानी ये वाले जो सिटीज हैं वो डेल्टा में लग जाएंगे। तो वो कहता है कि जो सिटी की रेशो है वो हम कैसे लेंगे। वो कहता है कि आप यही चाहते हैं ना कि 4.65 के बराबर आए, जो आपका जो करंट है वो 4.65 के बराबर आए। तो अब आप इसको √3 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया है कि ये लाइन करंट बन रहा है, तो ये अब आपका 2.68 एम्पेयर बनता है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि आप जो फिर रेशो लेंगे वो चूंकि यहाँ पे वाई की साइड पे आपके पास ये बनी थी ना मैग्नीट्यूड 577.35, ये वाई की साइड की मैग्नीट्यूड है, तो फिर आपका जो रेशो बन जाता है वो बनता है 577.35 टू 2.68। ठीक है, ये रेशो आपके पास बन जाता है फेज में। लेकिन सिटीज चूंकि डेल्टा में कनेक्टेड है, लिहाजा अगर मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1077 रेशो 5 बन जाती है, और नियरली इक्वल रेशो आपके पास 1000 रेशो 5 होगी। ठीक है, तो ये इसको मैं इन पिक्चर, एक तो उसने बनाई है, एक मैं जो सिंपल है वो आपके सामने बना दूं। ये डेल्टा साइड है, ये वाई साइड है। यहाँ पर जो मेन जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 8367, यहाँ जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 577। अब वो कहता है कि यहाँ जो सिटीज लगे हुए हैं, जो तीनों सिटीज लगे हुए हैं वो आपके पास वाई में लगे हुए हैं, मगर ठीक है वो बेशक वाई में लगे हुए हैं, मगर यहाँ जो करंट आपके पास जा रहा है वो अब आपके पास लाइन करंट है जो कि 4.65 एम्पेयर आ रहा है, ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये करंट जो है वो आपकी रेस्ट्रेंट कॉइल में आ रहा है, जो रिले की जो रेस्ट्रेंट कॉइल है, ये करंट यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आप यही चाहते हो कि इसके बराबर बराबर करंट आए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर जो सिटीज लगे होंगे वो आपके डेल्टा में लगे होंगे, सही। तो बेशक डेल्टा में लगे हैं,
मगर यहाँ जो फेज करंट आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, वो आपके पास, हम ये चाहते हैं वो ऐसा आना चाहिए, ये लाइन करंट है ना, ये लाइन करंट आ रहा है, तो ये फेज है, ये फेज करंट है, सबसे पहले ये मैं लिख दूं, और ये आपके पास क्या है, लाइन करंट है। तो लाइन करंट जब सिटी से ट्रांसफॉर्म होता है तो लाइन ही रहता है, फेज करंट जब सिटी से ट्रांसफॉर्म होगा तो फेज ही रहेगा, सबसे पहले तो ये बात है, ठीक है। तो यहां जो फेज करंट आए वो कितना आए, वो कितना आए, बाय √3, और इसका जो जवाब है वो आ रहा है 2.68 एम्पेयर। तो हम ये चाहते हैं कि यहां पर 2.68 एम्पेयर आ रहा हो फेज करंट, सही। तो ये सिटी की जो रेशियो है वो फिर क्या बन जाएगी, वो यही कह रहा है कि जो सिटी की जो रेशियो है वो फिर बन जाती है 577 रेशियो 2.68, सही। तो ये रेशियो हमने किस में बताई है, ये बताई है हमने फेज में, मगर सिटीज तो यहाँ पर डेल्टा में कनेक्टेड नहीं है, तो फिर हमें डेल्टा में यानी लाइन में हमें रेशियो बतानी पड़ेगी, लाइन में, सही। तो इसको मल्टीप्लाई √3 करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई √3 करेंगे, यानी ओवरऑल ये वाला जो आपके पास डिब्बा है इसको आप मल्टीप्लाई √3 करोगे तो ये आपके पास बनता है 1000/5, ठीक है। यानी यहाँ जो आप सिटीज लगेंगे वो 1000/5 के लगे हुए हैं, ये वाले जो सिटीज हैं ये 9000/5 के हैं, ये वाले जो सिटीज हैं ये 1000/5 के हैं, 1000/5। तो अब ये कितना करंट बन जाता है, ठीक है। तो ये वो इससे कैलकुलेट कर रहा है, यानी कि 5/1000, यानी अब एक्चुअल सिचुएशन में जो करंट बन रहा है आपके पास वो कितना बन रहा है, चाहते तो हम ये थे, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जो एक्चुअल बन रहा है वो क्या है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/1000 मल्टीप्लाइड बाय 577, ये आपके पास क्या बन जाएगा, फेज करंट, क्योंकि 577 फेज ही है ना, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है आपके पास बुक में उसने कैलकुलेट किया हुआ है 28.85 आ रहा है इसका आंसर। 2.886, जी सर यही है 2.885। 2.886 ये बन रहा है, यस सर मैं 100 हाँ से हाँ ये बन रहा है 2.886। वो मेरा ख्याल है हमजा शायद आपने 1000 को यस मेरी वो सर जीरो मैंने कम, 100 से हाँ डिवाइड जीरो कर कम दिया। हो गया, वो जीरो एक कम हो तो तभी 28 बन रहा है। अच्छा ये आपके पास बन रहा है 2.88, ये आपके पास है फेज करंट, सही। तो क्या अब आप कंपैरिजन कर लो तो डिफरेंस है, लेकिन दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, ये उसने लिखा है। यानी अगर आप अब इसको लाइन में कंपेयर करना चाहते हो तो लाइन में कर लो, यानी अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है फेज में आपके पास आ रहा है 2.68, और यहाँ पर इस वाले रेस्ट्रेंट कॉइल में क्या आ रहा है 2.886, ये फेज में आ रहे हैं, पी फॉर फेज। अगर मैं लाइन में लिखूं तो यहाँ पर क्या आ रहा है 4.65, ये लाइन में आ रहा है, और अगर मैंने इसको लाइन में लिखना है तो ये तकरीबन 5 बन जाता है, ठीक है, ये लाइन में। तो बहरहाल ये जो आपको अब यहाँ पर जो डिफरेंस एक मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये करंट इस तरह से आ रहा होता है, ये मैंने नीचे एरो बना दिया, एक्चुअली ये ऊपर को होता है, उस वक्त समझाने के लिए मैंने नीचे बना दिया, मगर ये होता ऊपर को। तो ये जो आपके पास ID बन रहा है, ये वो कह रहा है कि जितना भी बन रहा है, ये क्या 0.35 बन रहा है, 0.35 ही बनता है ना, तो 0.35 एम्पेयर वो कहता है ID बन तो रहा है, लेकिन इसको भी आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो ऑक्सिलरी सिटीज लगा, सॉरी रिले टैप्स लेके, बाजू का तो ऑक्सिलरी सिटी भी लगा लेते हैं। जो पेथंकर है, पेथंकर जो है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा बुक, वो कहता है कि आप ऑक्सिलरी सिटी लगा लें, वो जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में मिसाल दी हुई है ऑक्सिलरी सिटी की, मेन सिटी के अंदर, मगर पहले ही आपके हर फेज में सिटी लगे हुए हैं और सिटी की एरर होती है और आप आगे ऑक्सिलरी सिटी लगा रहे हो, तो वो ये वाला जो कंसल्टेंट है आपका होरोविट्ज, ये कहता है मैं ये रिकमेंड नहीं करता, यानी होरोविट्ज इस चीज को रिकमेंड नहीं करता, वो कहता है इस डिफरेंस को कम करना है
टेक द हेल्प ऑफ रिले टैप्स। अगेन जो आपकी रिले की टैप्स हैं, क्योंकि हर फेज में अलग रिले लगी हुई है, ये बात याद रखें। ये तो मैंने ओवरऑल पिक्चर दिखाई है ना, हर फेज की रिले अलग है। तो वो कहता है कि आप रिले टैप्स से इस डिफरेंस को कम कर लें। अभी जैसे हमने सिंगल फेज में किया था, वो कहता है ज्यादा अच्छा प्रोसीजर, और मैं बिल्कुल इसी को ही अपना फॉलो करूंगा या उसको रिकमेंड करूंगा, बिकॉज वी ऑलरेडी फेस सिटी एरर। ठीक है, और 3 सिटीज तो पहले लगे हुए हैं, हर फेज में एक सिटी लगा हुआ है। उसके बाद आप ऑक्सिलरी सिटी लगाएंगे तो वो जो है ना, वो अच्छा सोल्यूशन नहीं है एक्चुअली, ये बात है। ठीक है, तो ये वाला जो करंट जा रहे हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना इनकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है कि उसने रेस्ट्रेंट में कैसे शो किया। बहरहाल अगर आप देखना चाहें तो ये एक को हम देख लेते हैं, ये वाला जो है इसको आप देख लो कि ये यहाँ ये डेल्टा कनेक्शन में लगे हुए हैं सिटीज़। ये 2.886 प्लस J0, ये नोड बन रही है ना, ये जहाँ मेरा एरो है ये नोड बन रही है। यहाँ के बाद लाइन करंट आ रहा है, इस नोड के बाद लाइन करंट बन रहा है। इससे पहले वाइंडिंग में फेज करंट है, वो क्या है 2.886। तो इस नोड में 2.886 भी आ रहा है, और नीचले वाली जो वाइंडिंग है वो भी ऊपर वाली नोड से कनेक्टेड है। आप देख लो, नीचे वाली जो वाइंडिंग है वो ऊपर की इस नोड से कनेक्टेड है। तो इसका अगर हम डायरेक्शन ऑपोजिट करें तो ये दोनों साइंस प्लस में हो जाएंगे। इसको आपने इसमें ऐड कर देना है, तो ये आपके पास करंट बन जाता है, विच इज 4.329 प्लस J2.5। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें। और ऐड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नोड है और इसके बाद ये लाइन करंट बन रहा है, तो ये दो वाइंडिंग का सम ऑफ करंट आ रहा है। यही मैं अभी आपको बता रहा था कि डेल्टा में जो है वो वाइंडिंग से बाहर निकलें तो वो फेज लाइन करंट बन जाता है, वाइंडिंग के अंदर वो फेज ही रहेगा। सही है, सो दिस इज हाउ ही हैज रिटन। अच्छा, वेरी क्विकली मैं इस पे मूव करना चाहता हूँ वोल्ट्स पर हर्ट्ज प्रोटेक्शन पे। ये उसने सिर्फ एक थ्योरेटिकल लिखा है, मतलब इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं उसने दिया। बहरहाल ये रिले भी कुछ इसी तरह की ही है। वोल्ट्स पर हर्ट्ज प्रोटेक्शन जो है ना, ये हम उस वक्त लगाते हैं जब आप ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं, या एकदम से वो ऑफ, लोड ऑफ हो जाए, या एकदम से सोर्स ऑफ हो जाए, तो वहाँ पे जो फ्लक्स है कोर में वो सेचुरेट कर जाता है बहुत ज़्यादा। यानी जो कोर है आपकी वो सेचुरेशन में चली जाएगी। ऑलरेडी जो कोर है वो आप, यानी ट्रांसफार्मर कोर की बात हो रही है, तो कोर जो है वो आप यूं कह लो कि मैग्नेटाइजेशन करंट, अगर मैं इधर शो करूं मैग्नेटाइजेशन करंट, या आप कह लें कि फ्लक्स इन द कोर और मैग्नेटाइजेशन करंट, और यहाँ आप शो कर लें विद द पैसेज ऑफ सम टाइम के लिहाज से हम ये कर्व शो कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये कोर है ट्रांसफार्मर की, मेन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। वो कहता है ऑलरेडी आप ना नी के पास ऑपरेट कर रहे होते हैं ऑलरेडी। तो कहता है कि अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पर सेचुरेशन में आ गया ना, तो फिर आप की जो कोर है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, ये जो फ्लक्स है वो आप यूं कह लो कि बढ़ता जाता है। ठीक है, या वो फैक्टर जो कि यूं कह लें कि टाइम डिपेंडेंट होता है, जिसमें यानी इसको आप लिख सकते हो, दिस कैन बी द सोर्स करंट, आल्सो दिस कैन बी द लोड करंट। अगर लोड नहीं है तो सिर्फ सोर्स, अगर सोर्स नहीं है तो सिर्फ लोड। ठीक है, होना ये चाहिए कि जितना आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है, यानी कि जो आपका I1N1 है, दैट शुड बी इक्वल टू I2N2। ठीक है, यानी जितना जितना करंट आपका प्राइमरी की वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है, वो सारे का सारा आपका सेकेंडरी की वाइंडिंग में आए। और आएगा कहाँ से? कोर से। ये कोर है आपकी, कोर में से गुजर के आता है वाया फ्लक्स, यानी करंट जो है वो कोर में से वाया फ्लक्स होके इधर आता है, फ्लक्स का वाया लेता है, क्योंकि फिजिकल कनेक्शन तो नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी में। अब मसला ये है कि अगर आप का सोर्स एकदम ऑफ हो जाता है, ठीक है, इफ I1 जो है वो एकदम आपका ऑफ हो जाता है, तो
जो I2 अभी आपके पास एकदम ऑफ हो गया, तो जो आपके पास यानी ये इक्वेशन का जो बैलेंस है ये हिल जाता है, यानी ये इक्वेशन के तहत फिर वो सारा जो कोर है ना वो फ्लक्स ले लेता है, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि I2 अभी स्टिल है, I1 तो है नहीं, तो I2 कहाँ से आ गया? एकदम I1 तो ठीक है ऑफ हो गया, मगर I2 अभी आ रहा है, तो I2 आ कहाँ से रहा है? वो फिर इसका मतलब ये होता है कि कोर में जो फ्लक्स है ना, कोर जो है वो सोर्स बन चुका है। कोर बिकम्स एक्चुअली अ फुल सोर्स ऑफ दिस I2, सोर्स ऑफ I2 विदाउट I1, ठीक है, विदाउट I1 एक्चुअली इस तरह की कंडीशन होती है, या सोर्स ऑफ आप यूं कह लो कि सोर्स ऑफ I2 विदाउट I2 तो नहीं है, यानी एकदम लोड शट हो गया, तो इक्वेशन अब कैसे रहेगी? ये I1 कहाँ जाएगा? ये सारा कोर में आ जाएगा, कोर एक तरह का लोड बन जाएगी आपका, ठीक है, यानी सोर्स ऑफ I2 से मुराद है कि कोर लोड बन जाएगी। तो यानी बात यह है कि कोर को ओवर फ्लक्सिंग से बचाना है आपने। हम ये जानते हैं कि फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है ई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि आपने वो पढ़ा है ना कि E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो और T का इन्वर्स फ्रीक्वेंसी में ले आओ, तो ये वाला इक्वेशन जो है ना वो बन जाता है बाय फैराडेज लॉ, सही है ना, ये वाला इक्वेशन बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको वोल्ट्स पर हर्ट्ज रिले लगानी पड़ेगी। इस रिले को हम इसीलिए कहते हैं वोल्ट्स पर हर्ट्ज रिले, जो कि कोर के फ्लक्स को मॉनिटर कर रही होती है और ओवर फ्लक्सिंग होने से बचाती है, ठीक है। ये एक्चुअली इसका प्रोसेस है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वो कहता है कि इफ, यहाँ से देखें, इफ द कोर फ्लक्स शुड एक्सीड द सैचुरेशन लेवल, अगर जो कोर का जो फ्लक्स है वो सैचुरेशन लेवल से ज्यादा चला जाए, द फ्लक्स पैटर्न्स इन द कोर एंड द सराउंडिंग स्ट्रक्चर would change and significant flux levels may be reached in the transformer tank and other structural members। यानी जो ट्रांसफार्मर का टैंक होता है ना, टैंक से मुराद जो बॉडी होती है ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर टैंक से मुराद है ट्रांसफार्मर बॉडी, जिसको आप हाथ भी लगा लेते हो, और जो उसका दूसरा स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, दूसरे स्ट्रक्चरल मेंबर से मुराद जो बॉडी के साथ और चीज़ें लगी हुई हैं, अटैच्ड हैं, कई सारी पाइप्स लगी होती हैं, रिलेज लगी होती हैं, फैंस लगे होते हैं, उन सब में फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स मतलब करंट आ जाएगा, ठीक है। तो वो कहता है कि एज दीज आर नॉट लेमिनेटेड, सो वेरी हाई एडी करंट्स आर लाइकली टू रिजल्ट। इन करंट्स को हम जो कि बॉडी में फ्लो करते हैं उनको हम फिर एडी करंट्स कहते हैं, और ये सीवियर डैमेज एक दे सकता है। तो वोल्ट्स पर हर्ट्ज रिले हम कह सकते हैं कि एक तरह की एडी प्रोटेक्शन है फॉर द ट्रांसफार्मर बॉडी, ठीक है। तो वो कहता है कि एक हमें प्रोटेक्शन चाहिए जो कि फ्लक्स लेवल को देखती रहे, ट्रांसफार्मर का जो फ्लक्स लेवल है वो मॉनिटर होता रहे। सो एज द फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो वो कहता है कि सिग्निफिकेंट रिलेइंग क्वांटिटी इज द रेशियो ऑफ द per unit voltage to the per unit frequency. So this is known as volts per hertz protection। Actually ये हम इस तरह का, यानी उसका प्रिंसिपल ये होता है, ठीक है। So this protection is specially needed in the case of unit connected generator यानी ऐसे ट्रांसफार्मर जो कि डायरेक्ट जनरेटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे हम ये प्रोटेक्शन जो है ना वो ज़रूर लगाते हैं, सही है। तो उसकी वजह क्या है कि एकदम अगर जनरेटर बंद हो जाए तो सोर्स बंद हो गया, यानी जो ट्रांसफार्मर डायरेक्ट पावर प्लांट में होते हैं ना, जो 517 kV तक स्टेप अप करते हैं वोल्टेज को, पावर प्लांट के जो ट्रांसफार्मर उनकी बात हो रही है। यूनिट कनेक्टेड का मतलब होता है जनरेटर कनेक्टेड ट्रांसफार्मर्स, तो वहाँ तो ये हम ज़रूर लगाते हैं। वो बता भी रहा है कि अगर एकदम से जनरेटर जो है ना वो शट डाउन हो गया, तो वोल्ट्स पर हर्ट्ज लिमिट ऑफ द ट्रांसफार्मर जो है ना ये ज़रूर एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि एकदम आपका लोड ऑफ हुआ है मगर अपना सोर्स ऑफ हुआ है मगर लोड तो लगा हुआ है, ठीक है। तो वो कोर एक सोर्स बन जाती है। सिमिलरली कंडीशंस कुड आल्सो बी रीच्ड बाय द लोड रिजेक्शन। दोनों तरह से आपकी सिचुएशन बन जाती है।
ठीक है, तो वो कह रहा है कि दो तरह की सेटिंग्स होती है इसकी, एक मिनिमम सेटिंग होती है और एक मैक्सिमम सेटिंग होती है। आप मिनिमम टू मैक्सिमम कहीं भी सेट कर सकते हो अपनी रिले को। ठीक है, इधर वही जैसे मैंने बताया, इधर आप टाइम ले लें, क्योंकि टाइम के साथ ही फ्लक्स वेरी कर रहा होता है ना, या फ्रिक्वेंसी ले लें, एक ही बात है। इसका इन्वर्स अगर स्केल बनाएंगे, ये टाइम इधर बढ़ रहा है तो फ्रिक्वेंसी इधर कम हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगा। और ये उसने वोल्ट्स पर हर्ट्ज इकट्ठा ले लिया, रेशो ले लिया इन पर यूनिट। और ये ट्रांसफार्मर की कैपेबिलिटी कर्व है। देख लें ट्रांसफार्मर कैपेबिलिटी कर्व कितनी अहम है। और ये आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक कुमुलेटिव कर्व है, इसमें एक्चुअली कई कर्व्स शामिल हैं। और ट्रांसफार्मर कैपेबिलिटी कर्व पर रिले की सेटिंग होती है इसकी, सही है। ये उसका, ये वो हिसाब है, ये जो रिले की सेटिंग है ना, ये वो हिसाब है जो आप लोग पढ़ते हो ना, उसका अपना क्या उसको कहते हैं, जिसको आप कई दफ़ा कैलकुलेट करते हो, स्लोप। स्लोप ये है ना ट्रांसफार्मर कैपेबिलिटी कर्व। वो कह रहा है कि मिनिमम टू मैक्सिमम सेटिंग जो है ना, वो आप कर सकते हैं। यानी एक पॉइंट वो यहाँ पर लगा रहा है, एक यहाँ पर, अच्छा टाइम के हिसाब से एक पॉइंट यहाँ पर लगा रहा है, टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो ये अब ये है कि ये स्लोप क्या बनता है एक्चुअली। ठीक है, यानी सबसे पहले तो मिनिमम टू मैक्सिमम जो है ना, वो स्लोप क्या बन रहा है, ये स्लोप आप ऐसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, इस तरह से dy बाय dx के लिहाज से ऐसे ही होता है ना। यानी ये अब आपके पास रेशो है, वोल्ट्स पर हर्ट्ज रेशो आ रही है आपके पास, और ये आपके पास क्या है, टाइम है। तो इसका रेशो ओवर टाइम इस तरह से होगा। ये आपका एक्चुअली ये बन रहा है बात एक्चुअली जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सही है। तो ये आपकी रिले की सेटिंग है, रिले की सेटिंग। ठीक है, तो अगर आपने मिनिमम टू मैक्सिमम फासला ज़्यादा ले लिया, मिनिमम टू मैक्सिमम फासला ज़्यादा ले लिया, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जो रिले की सेटिंग अब आप देख रहे हो, यानी अब ये पिकअप सेटिंग हो जाएगी, आप यूँ कह लें मल्टीपल ऑफ पिकअप आप कह सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि वो कम हो गया, क्योंकि आपने मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि आपका मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो आपका जो यानी इनसेंसिटिव रिले हो गई है, डिफरेंस ज़्यादा हो गया ना, तो सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं है, लेस सेंसिटिव रिले इज लेस सेंसिटिव। क्यों, ये समझ आई बात? क्योंकि आपका जो टाइम है ना वो ज़्यादा है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, जहाँ आपकी रेशो एक मिनिमम पे आ रही है और एक आपकी रेशो जो मैक्सिमम पे है। तो इसमें मैं अगर टाइम को मैं अगर देख रहा हूँ, अगर हम ये ओवरऑल इसका मेरा ख्याल है अगर हम इस तरह से बात कर रहे हैं ना, तो वी शुड सी द ओवरऑल स्लोप। वैसे तो टाइम के इस्तेबार से भी अकेला देखा जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी ये एक रेशो है, तो रेशो के साथ देखना मेरा ख्याल है कि ज़्यादा वो नहीं होगा, यानी पिकअप में ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम ओवरऑल इसका स्लोप देख लें ना कि ओवरऑल क्या बन रहा है, क्योंकि ये ओवरऑल स्लोप दे रहा है हमें ना, तो हम देख सकते हैं कि रेशो ओवर टाइम जो है ना, वो ओवरऑल अगर ज़्यादा है या ओवरऑल अगर कम है। ठीक है, अगर ओवरऑल ज़्यादा बात है ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि दोनों में फ़र्क ज़्यादा है, मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिले जो है अब वो लेस सेंसिटिव हो सकती है, क्योंकि उसमें यानी एक टाइम इंस्टेंट से दूसरे टाइम इंस्टेंट में काफ़ी डिफरेंस है। यानी आप यूँ कह लो कि यानी आपने अगर जो लोड है ट्रांसफार्मर पे, ये स्विच है ना, अगर आपने लोड को आपने ऑन किया है, लोड को आपने ऑफ से ऑन किया है, तो आपका जो मिनिमम जो आपका एक रेशो आ जाता है वोल्ट्स पर हर्ट्ज की, जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो मैक्सिमम यानी अगर तो आपने मिनिमम पे सेट की हुई है, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान काफ़ी कम डिफरेंस है, फिर तो रिले ट्रिप कर जाएगी। मगर अगर तुमने इसके दरमियान काफ़ी डिफरेंस रखा है ना,
या मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान तुमने मैक्सिमम पे अपना सेट किया हुआ है कुछ यहाँ पे, तो फिर रिले ट्रिप नहीं करेगी। वो जारी बात है कि जो एकदम से लोड ऑन हुआ है और वो जो फ्लक्स एकदम से ज़्यादा होता है इन रश करंट की वजह से भी, तो वो कैपेबिलिटी यानी कर्व के मुताबिक वो ट्रिपिंग नहीं होगी। फिर मुझे समझ आ रही बात? ये लोड ऑन ऑफ के हिसाब से इसकी सेटिंग करते हैं। ये बहुत अहम अहम पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पता नहीं सुन रहे हो नहीं। यानी लोड यस को सर सुन ऑन, रहे हैं। हाँ, लोड को ऑन या ऑफ के हिसाब से एक्चुअली ये वोल्ट्स पर हर्ट्ज की सेटिंग की जाती है। और इसका अगर ख्याल ना रखा जाए ना, तो आप लोड ऑन करेंगे, मे बी वोल्ट्स पर हर्ट्ज रिले ट्रिप करवा दे कि भाई आपकी जो कोर है ना वो सैचुरेट हो गई है, जबकि कैपेबिलिटी कर्व के मुताबिक अभी मैक्सिमम पॉइंट नहीं आया। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट नहीं आया, यानी ये वाला पॉइंट तो ठीक है, आपके पास कम से कम टाइम का जो पॉइंट है ना वो आपके पास है। ये कम से कम टाइम में रिले जो है ना वो इतना एक वैल्यू पर आ गई है। लेकिन जो अभी जो मैक्सिमम टाइम के मुताबिक जो पॉइंट है वो अभी नहीं आया, या कम टाइम में वो इस पॉइंट पर आ गई है और आगे टाइम जा रहा है और वो उसका ये वैल्यू कम हो जाती है। हाँ, ये इस तरह से है एक्चुअली, यानी कि मिनिमम टाइम में तो वो यहाँ पे है लेट से, यानी एकदम उसकी रेशो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन टाइम के साथ साथ अगर उसकी रेशो जो है वो कम हो जाती है टाइम के साथ साथ, यहाँ पे टाइम मैक्सिमम है, ये टाइम है ना यहाँ पे, तो एकदम से जब आपने लोड ऑन किया तो वो बहुत कम टाइम में यहाँ पे चला गया जो रेशो है आपका, वोल्ट्स पर हर्ट्ज रेशो। लेकिन अगर आपने सेटिंग जो है वो मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपने सेटिंग यहाँ पे की है, यहाँ पे सेटिंग है आपकी, तो फिर वो मे बी इस से पहले ही वो सेटल हो जाए। ठीक है, इस मैक्सिमम टाइम के आने से पहले कि जिसमें वो यानी और वो कम भी हो रहा है। ठीक है, वो कम भी हो रहा है, तो फिर आपकी रिले ट्रिप नहीं करेगी। सही है, तो ये इस तरह से एक्चुअली इसकी सेटिंग जो है ना वो की जाती है। इसने इसका कोई न्यूमेरिकल तो नहीं दिया, लेकिन बहरहाल आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको इसको विजुलाइज करके बताऊं कि वो कैपेबिलिटी कर्व क्यों ले रहा है। क्योंकि कैपेबिलिटी कर्व जो है उसमें इन रश भी आता है, उसमें ट्रांसफार्मर की ओवर हीटिंग भी आती है लोड की वजह से, ओवर हीटिंग ड्यू टू लोड। ठीक है, उसमें और भी यानी लोड का जो है इन रश आ गया, ओवर हीटिंग ड्यू टू लोड आ गया। फिर जो कुछ फॉल्ट्स हैं, खैर वो तो फॉल्ट डाटा है, फॉल्ट पे तो नहीं हम जाएंगे। ये दो सर चीज़ें इसको जो है ना वो, हाँ जी, पूछे पूछे। सर मतलब इसको मैक्सिमम टाइम पे ट्रिप करना चाहिए, हमने तो वो सैचुरेशन से बचाना ना हाँ कोर जी, को, हाँ जी, हाँ तो जी। हाँ इसको मतलब मिनिमम पे नहीं कर जाना चाहिए नहीं नहीं मतलब। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि मिनिमम टाइम में देखें, अगर वो बहुत कम टाइम में अपने यानी उसकी रेशो ज़्यादा हो गई है। देखो, ये एक्चुअली वो स्पीड रेशो की तरह ही है, वो जो हमने फ्यूज़ की जो स्पीड रेशो पढ़ी थी ना, ये वो ही है। अगर जैसे हमने देखा था कि फ्यूज़ अगर पहले से हॉट है तो वो मेल्टिंग पॉइंट पे 0.1 सेकंड में पहुंच जाता है, और अगर कोल्ड है तो 100 सेकंड में पहुंचता है मेल्टिंग पॉइंट पे। तो ये जितनी, तो आप इन दोनों के दरमियान में जो है ना वो सेट कर सकते हो अपना ट्रिपिंग जो वैल्यू है। सही है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर सेट कर दिया तो वो तो पहले से ही हीट अप हुआ हुआ था फ्यूज, इसीलिए जल्दी मेल्टिंग पे पहुंच गया। तो इसका मतलब ये कि आपकी सेटिंग सही नहीं है, आपने जल्दी ट्रिप करवा दिया, जबकि फ्यूज सिर्फ पहले से गर्म था इसलिए जल्दी मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। इसी तरीके से अगर कम से कम टाइम में लेट से वो कम टाइम में अगर वो एक ज़्यादा रेशो गेन कर लेता है, तो आपको ये चूंकि उसके बाद ये कर्व की वैल्यू कम हो रही है, या मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जाहिर बात है कि देखें हर वक्त तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि आपका जो लोड है वो एकदम शट हो गया। ठीक है, हर वक्त तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है। तो अगर आपका एकदम लोड आया है, आपने लोड इसके ऊपर एंटर किया है, तो तब भी तो सिचुएशन ऐसी ही होगी ना, जैसे लोड जाने पे होती है वैसे ही आने पे भी एकदम इन रश आता है, और इन रश भी कोर को सैचुरेशन में लेकर जा सकता है। यानी सिर्फ लोड का एकदम ऑफ होना ही इन सैचुरेशन में नहीं जाएगा, बल्कि इन रश भी है, या सोर्स का ऑफ होना ही। तो ये एक्चुअली बात है कि हमें वी शुड वेट विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है,
रेशो देखो, रेशो बेशक आपकी ऊपर को बढ़ रही है, यानी रेशो पे तो जारी बात है ऊपर को इंक्रीज हो रही है, मगर आपको टाइम का फैक्टर एक्चुअली इस तरह से है जो इधर को बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करवाना है। एक्चुअली बात सिर्फ ये है, क्यों समझ आई हमजा? जी सर ठीक। ठीक है, तो ये बात ऑन दी होल जो है। तो ये वो यहाँ पर वो ये बता रहा है लास्ट में कि that you have two values, and in that two values you said that वैल्यू, बहरहाल वो इधर ही कहीं पॉइंट है जो उसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलें बाकी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। दिस इज अबाउट द प्रेशर डिवाइसेस। बहरहाल ये एक सिर्फ एक थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन ही होगी। इसमें एक्चुअली जो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा कवर करवाऊंगा ना, वो ये आप देख रहे होंगे, ये उसने एक ओवरऑल सिचुएशन बताई है कि जैसे अगर हम ई टैप में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ओवरऑल सिचुएशन बताई है कि अगर ये मेन ट्रांसफार्मर है, मैं ओवरव्यू दे दूँ 1-2 मिनट में बस, कि अगर ये मेन ट्रांसफार्मर है और ये दो फीडर्स हैं, मतलब दो जगह से इनकमिंग आ रही है आपके पास, आप यूँ कह लें, तो आप कौन सी प्रोटेक्शन कहाँ लगाते हो? देखो ये लाइन नंबर 1 है, तो ये इसकी अपनी डायरेक्शन उसने लगाई हुई है, लाइन नंबर 2 की अपनी डायरेक्शन लगाई हुई है, और ब्रेकर भी लगा रखी है। ठीक है, और फिर जो है इन दोनों फीडर्स को, ये जो दोनों फीडर्स आ रहे हैं इधर ट्रांसफार्मर मेन में, ट्रांसफार्मर के मेन में, उस पर उसने 87B भी लगाया हुआ है, बी फॉर बस। ठीक है, कि एक बस नंबर 1 जो यहाँ से आ रही है, एक बस नंबर 2 जो यहाँ से आ रही है, उसका डिफरेंशियल उसने, जैसे मैंने आपको बताया था कि बस पे भी डिफरेंशियल लगता है, सो 87B भी लगाया हुआ है और डायरेक्शनल भी लगा रखा है उसने। ठीक है, फिर उसके बाद वो यहाँ पर मेन ट्रांसफार्मर में आ रहा है, और मेन ट्रांसफार्मर के बाद आगे बस और फिर आगे दो फीडर्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे उसने 51T, यानी कि T से मेरा ट्रांसफार्मर है, ओवर करंट प्रोटेक्शन, और ये उसने एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बहुत बड़ी सी लगाई है, जिसको उसने ऑप्शनल बताया कि ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकती है, और अगर आपके पास ये वाला ब्रेकर नहीं है, लो वोल्टेज ब्रेकर नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आप डायरेक्टली अपना लोड साइड का जो रेडियल दोनों फीडर्स हैं उनके ब्रेकर आप ट्रिप करवा सकते हैं। रिले एक है, कई ब्रेकर ट्रिप हो रहे हैं, इस रिले के वाया में जितने ब्रेकर्स आ रहे हैं सब ट्रिप हो रहे हैं। 87T के वाया में ये ब्रेकर आता है, इसको छोड़ दें अगर लेट से ये नहीं है, और ये दो ब्रेकर्स आते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं चाहते कि यार ये क्या बात हुई, रेडियल लाइन के ब्रेकर्स क्यों ट्रिप करवाएं, तो ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रेकर दे दें, फिर वो हाई और लो वोल्टेज दोनों साइड के ब्रेकर्स को ट्रिप करवा देगा, जो जनरली हम करते हैं। ठीक है, एक और स्कीम उसने यहाँ पर बताई है, फिर इस तरह से ही, मैं ये नहीं बता रहा भारत, एक ये वाली उसने स्कीम बताई है, फिर एक और सब स्टेशन का डिज़ाइन यहाँ पर, यानी ये एक्चुअली जैसे कहते हैं ना समरी, कि हम ओवरऑल किस तरीके के साथ मजीद करते हैं, और ये पूरा फिर उसने जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसफार्मर्स एंड देयर प्रोटेक्शन सिस्टम्स, उसमें जनरेटर भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, जनरेटिंग सेट यूनिट, वही जो मैंने भी आपको बताया था डेल्टा वाई वाला, जिसको वो यूनिट ट्रांसफार्मर कहता है। तो ये हम उस वक्त पढ़ेंगे जब हम जनरेटर पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे पिछला चैप्टर जनरेटर्स का है, ये हम उस वक्त देख लेंगे। इससे पहले वाले हम कुछ देख लेंगे। 138 kV की बस है, और ओवरऑल कौन कौन सी लगी होती हैं स्कीम्स आपकी, बस ये उसने बताया। तो इसके बाद मे भी हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन शुरू करें, या आपका मशीन और अपना रोटेटिंग मशीनरी प्रोटेक्शन जो है वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, स्टिल वी हैव टाइम, भी जून के एंड में ही है ना पेपर आपके पास, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो बहरहाल कोर्स हमारा एंड हो जाएगा इजीली। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर जी जी, सर जो असाइनमेंट में हमारा 90 एम्पेयर का लोड है, उसके मुताबिक हमने रिले की पिकअप और टाइम डायल सेटिंग की है। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट बस पे हमारी 80 एम्पेयर का भी लोड लगा है, तो हमारी सेटिंग में उसी रिले की सेटिंग में कोई चेंज नहीं? चेंज देखो, जो चेंज है ना वो तो सिर्फ और सिर्फ आएगी टाइम के लिहाज से, यानी जो आपका टाइम डायल है ना, यानी सिर्फ अगर आप ये पूछ रहे हो, तो इन शॉर्ट इसकी बात ये है कि जो रिले है ना, अगर आप उसको फ्यूज के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, तो जाहिर बात है फ्यूज का तो टाइम डायल नहीं है। ठीक है,
तो टाइम की सेटिंग जो है वो रिले की सिर्फ फ्यूज की कर्व देखकर की जाएगी, बाकी पिकअप सेटिंग जो है वो दोनों की जैसे हम कहते हैं सेम होगी, वो सेम होगी। यानी ठीक है सर। दोनों चूंकि एक ही तरह का अगर लोड देख रहे हैं तो ठीक है सर। ठीक है इस तरह से। ठीक है, तो आप थोड़े लोग आए हैं, 17 या 18 थे, चलो ठीक है। ठीक है, फिर आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। और जी हमजा कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मैं अच्छा ये कहता पहले थे लोग, अब फिर कम हो गए। हाँ, अच्छा पहले थे, चलो ठीक है। ठीक है, फिर आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।